So, hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी जो कि आपके रिलीज की गई है एक ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, प्लस ये इंस्टीट्यूट आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है। तो मैं जिस इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, वो है आपका NIT, दैट इज योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल। अब NIT में आपकी जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज रिलीज की गई है। ये वैकेंसीज जो है ये मैक्सिमम सारे ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कवर कर रही है, नॉट ऑल लेकिन बहुत सारे, चाहे आप नॉर्मल ग्रेजुएट्स हैं, BA हैं, BSc हैं, आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे ब्रांचेस इसमें कवर अप हो रही है। साथ ही साथ में अगर आप एग्रीकल्चर के फील्ड से हैं तो सभी के लिए कोई ना कोई वैकेंसी यहाँ पे प्रेजेंट है। आई वुड जस्ट आस्क कि आप लोग एटलीस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक इस वीडियो को जरूर चेक करके जाइएगा। एंड उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद में जो सिलेबस है वो डिटेल्ड सिलेबस कहाँ पे प्रेजेंट है, एंड आप टॉपिक वाइज सिलेबस देख के कैसे तैयारी कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत लंबा है, एटलीस्ट 31 to 41 पेजेस का है। सारी चीजें कवर नहीं हो सकती है, बट जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको कवर करने की जरूर कोशिश की जाएगी। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। तो देख लीजिए मेरे पीछे ये लिखा हुआ है, क्या है ये? बोल रहे हैं कि आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी के लिए, पहली बात जो आपको जाननी है वो है कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 9 जनवरी 2026 को रिलीज कर दिया गया था, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई है 8 फरवरी 2000। लास्ट डेट टू अप्लाई है 8 फरवरी 2026। ठीक है, तो 8 फरवरी तक आपको अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, इसमें ऑफलाइन कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अभी बहुत सारा टाइम है। ठीक है, बहुत सारा है, लेकिन माइंड से स्किप नहीं होना चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं आप रिमाइंडर जरूर लगा लें कि आपको ये फॉर्म फिल करना है अगर आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, अब कौन कौन सी पोस्ट आई हैं? जो पोस्ट आई है, सबसे पहली पोस्ट है आपकी सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट, जो कि आपकी लेवल 6 में लाई करती है, एंड जिसकी सैलरी 35,400 रुपीज से लेकर 1,12,400 रुपीज तक जाएगी। सेकेंड जो आपका ग्रुप बी की पोस्ट आई है वो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट, एंड इसमें भी सेम आपका लेवल 6 की सैलरी होने वाली है। ठीक है, तो ग्रुप बी की 2 पोस्ट हो गई। पहली पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट की, दूसरी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की। इसे बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, इतना ही बाइफर्केशन नहीं है ग्रुप बी ग्रुप सी। हर एक पोस्ट में कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है एंड उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आगे टेबल में वो सब चीजें भी बताई गई है। तो आपको ध्यान रखना है पहली बात कि कौन से ग्रुप की पोस्ट है, एंड उस ग्रुप की पोस्ट में आपका कौन से सब्जेक्ट की पोजीशन आई है। तो पहले यही टेबल हम चेक करने वाले हैं। अपर एज लिमिट किसी को देखनी है तो 30 इयर्स दोनों में, एंड देन आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज, सुपरिंटेंडेंट की 2 वैकेंसी है, एंड आपका टेक्निकल असिस्टेंट की 11 वैकेंसीज यहाँ पे प्रेजेंट है। अब बात करेंगे ग्रुप सी की वैकेंसी की। तो ग्रुप सी में आपकी पहली जो पोस्ट है वो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, देन सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, एंड योर टेक्नीशियन की पोस्ट भी यहाँ पे आई है। ठीक है, अपर एज लिमिट इसमें आपकी थोड़ी ज्यादा है, विच इज योर 33 फॉर द असिस्टेंट एंड द सीनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन में आपकी 27 ईयर्स ऑफ एज है। यहाँ पे 2, 7, 3 एंड 14 ये इतनी वैकेंसीज हर एक पोस्ट के सामने लिखी हुई है, तो इतनी प्रेजेंट है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले। अच्छी बात ये है कि आपका एक्सपीरियंस कहीं पे भी इसमें नहीं मांगा गया है। सबसे पहले बात करेंगे सुपरिंटेंडेंट की। तो सुपरिंटेंडेंट ग्रुप बी की पोस्ट स्टार्ट हो गई है। सुपरिंटेंडेंट की एक अनरिजर्व की पोस्ट है, एक ST की पोस्ट है, प्लस इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन विद एनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स। कोई भी बैचलर्स की डिग्री है आपके पास में, किसी भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स की, किसी भी ईयर में आपने क्वालिफाई किया हो, विद द एक्सेप्शन कि आप एज क्राइटेरिया में फॉलो इन करते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, उसमें आपने 50% मार्क्स अटेन किए हैं, तो उस केस में भी आप क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। सेकेंड नंबर पे क्या आता है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको MS वर्ड पे काम करना आना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स पे एंड योर स्प्रेडशीट पे। ठीक है, तो एक्सेल और वर्ड आपको एटलीस्ट इन दोनों पे काम करना यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास
कोई उसका मतलब सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा है, नॉलेज मांगी है कि आपको काम करना आना चाहिए। सेकंड है हमारी ग्रुप बी में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट। सो टेक्निकल असिस्टेंट का बाइफर्केशन हम देखेंगे कि टेक्निकल असिस्टेंट में किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है एंड क्या उसका एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। ठीक है, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व्ड एक ओबीसी। क्या मांगा है, फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड बीटेक आपने सिविल इंजीनियरिंग से किया है। अगर ऐसा नहीं है, आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी चलेगा, और डिप्लोमा के साथ कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है। ठीक है, बट बोला है कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो एक्सीलेंट होना चाहिए। नाउ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके पास एक अनरिजर्व की पोस्ट है जिसमें आपका बी आपने किया है, बीटेक आपने किया है, एमसी आपने किया है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यू आर गुड टू गो, आप एलिजिबल है, एमसी वाले भी बीटेक वाले भी। ऐसा नहीं किया है, डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या फिर आईटी से आपने डिप्लोमा किया है तभी भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री की है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यानी कि आपने बीएससी में आपके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था, तो उस केस में बीएससी वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। सिमिलरली अगर आपने कोई मास्टर्स डिग्री की है, एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में, या आपने एमटेक किया है, एमई किया है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों में से किसी में भी, उस केस में भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, 50% मार्क्स का क्राइटेरिया है मास्टर्स डिग्री में, बैचलर्स डिग्री में आपके कितने भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। नेक्स्ट हमारा जो टेक्नीशियन की ही पोस्ट चल रही है, ये हाँ टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट में नेक्स्ट जो आपकी ब्रांच है इंजीनियरिंग की, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, वो क्वालिफाई करते हैं, एक अनरिजर्व्ड की पोस्ट। देन फिजिक्स की 2 पोस्ट हैं जिसमें एक अनरिजर्व्ड एक एससी की पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में यू आर गुड टू गो। ठीक है, या फिर डिप्लोमा किया हो इन्हीं सब्जेक्ट में, तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब फिजिक्स वालों के लिए क्या है, आपके पास बैचलर्स की डिग्री है फिजिक्स में, यानी कि बीएससी फिजिक्स आपके पास है, यू कैन अप्लाई, या फिर आपकी मास्टर्स डिग्री है फिजिक्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बस मास्टर्स में हमेशा 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है सेंटर फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज CDIS, एक अनरिजर्व्ड एक एसटी की पोस्ट है। इसमें आपका क्या मांगा है, बीटेक एमसीए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल हो जाते हैं, बैचलर्स डिग्री की है कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो ये वही सेम आपको क्वालिफिकेशन है जो ऊपर कंप्यूटर साइंस के लिए था ना। ई स्टेट वालों के लिए एक ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है, तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपका बीटेक प्रेजेंट होना चाहिए ना। हॉर्टिकल्चर की एक वैकेंसी है, तो यहाँ पे क्या मांगा है, आपके पास बैचलर्स डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री अगर प्रेजेंट है देन यू कैन अप्लाई, या फिर मास्टर्स डिग्री आपके पास हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री में विद द 50% ऑफ द मार्क्स देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एटलीस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जरूर चेक करना चाहिए, हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं जरूर प्रेजेंट हो। ठीक है, ना हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें ग्रुप बी की पोस्ट में लास्ट है, उसमें आपका सेम बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है, एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है ना। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट आती है, तो सीनियर असिस्टेंट में आपका सिर्फ 12th पास मांगा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, एंड आपको क्या आना चाहिए, आपको टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, 10+2 यानी कि आपने 12th पास किया है, उस 12th पास में आपका कितना परसेंटेज आया डजंट मैटर। ठीक है, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे डजंट मैटर, बट व्हाट थिंग मैटर्स इज आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, एंड आपको कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पोस्ट। आप सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट किस किस डिपार्टमेंट में या किस किस सब्जेक्ट में आई है, तो पहली केमिकल इंजीनियरिंग है, इसमें 10+2 विद साइंस अगर आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, एटलीस्ट 50% मार्क्स, एंड उसके बाद आपने 1 साल का ITI का कोर्स किया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, ये सारी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप जहाँ पे मैच करेंगे तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पोस्ट भी आई है, तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस 60% मार्क्स के साथ अगर है देन यू कैन अप्लाई। 60% नहीं आए थे आपके 12th में, लेकिन आपने उसके बाद क्या कर लिया है, आपने ITI का कोर्स कर लिया है, एंड
हायर एजुकेशन इन अ ट्रेड रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी कि आपका ट्रेड जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उस केस में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये 60% मार्क्स आपके 10th में आए हैं एंड उसके साथ में आपने 2 साल का ITI सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास फिजिक्स का, तो फिजिक्स में भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन होती है कि 10+2 साइंस के साथ किया है 60% मार्क्स, अगर 10+2 किया है 50% मार्क्स के साथ तो ITI का कोर्स किया होगा। ठीक है, ITI का कोर्स आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हो या फिर आपने 10th किया उसके बाद 2 साल का ITI का कोर्स किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेंटर फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अनरिजर्व की पोस्ट है, एक OBC की पोस्ट है एंड सिमिलर काइंड ऑफ आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पे मेंशन्ड आउट है। देन ई स्टेट भी सेम है, बस आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10+2 हो जाती है, बाकी आपकी ट्रेड यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग चलती है। जूनियर असिस्टेंट की 3 अनरिजर्व की पोस्ट के लिए 12th पास मांगा है, कितनी भी परसेंटेज के साथ टाइपिंग स्पीड और वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में काम करना आना चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास आती है नेक्स्ट टेक्नीशियन की पोस्ट। टेक्नीशियन में आपका वही सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड देन आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स एंड सेंटर, मतलब यही सारे डिपार्टमेंट है। इन सारे डिपार्टमेंट में यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट आपकी प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे ऑडियो विजुअल सेक्शन वालों के लिए भी पोस्ट है, तो ये आई थिंक लास्ट है। हाँ, इसके बाद आपका पोस्ट वाला पार्ट जो होता है खत्म हो जाता है। तो इस लास्ट पोस्ट वाले पार्ट में मैं एक आपको समझा देती हूँ कि आपको क्या समझना है इसमें। 6.8 देन हमारे पास है, अभी मैं एक सेकेंड आपको बता देती हूँ कि ये टेक्नीशियन सिविल इंजीनियरिंग समझ लेते हैं, बाकी हम सब्जेक्ट सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी क्वालिफिकेशन सेम है। ठीक है, 10+2 आपने साइंस के साथ किया है, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ 60% मार्क्स आपने अटेन किया है, एलिजिबल है। 10+2 किया है 50% मार्क्स के साथ में, ITI का सर्टिफिकेट है 1 साल का, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। 10th किया है 60% मार्क्स के साथ 2 साल का ITI सर्टिफिकेट है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। डिप्लोमा किया है 3 साल का इन सिविल इंजीनियरिंग तो भी आप क्या हो जाते हैं, यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसी तरीके से आप ये सारी पोस्ट चेक करेंगे, सब में सेम क्वालिफिकेशन है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल लिखा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे केमिकल आना चाहिए था। देन आपका कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है क्या है। मैकेनिकल में मैकेनिकल ही होगा, वहां पे आपका केमिकल इंजीनियरिंग आना चाहिए। ठीक है, एज पर माई नॉलेज, बाकी पता नहीं है अगर मैकेनिकल लिखा है तो ये लोग ऐसे लेते हैं क्या करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है आपकी चेक करने वाली, वो इंपॉर्टेंट बात है कि एज का रिलैक्सेशन है या नहीं है। तो एज का रिलैक्सेशन यहाँ पे जरूर दिया गया है, जैसे कि नॉर्मल किसी भी आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उसमें एज का रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है। जैसे SC/ST वालों को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का है, PWBD वालों के लिए 10 इयर्स का है एंड सो ऑन। तो आप अपना जिस भी आप कैटेगरी में, यानी कि जिस भी रिजर्व कैटेगरी में आप फॉलोइंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से अपना रिलैक्सेशन सीक आउट कर सकते हैं एज का। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ एज रिलैक्सेशन है, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। देन हमारे पास है हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में आपका क्या है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ में हमारा जो लास्ट डेट है उसका हम ध्यान रखने वाले हैं, वो है आपकी 8 फरवरी 2026। नाउ ये रजिस्ट्रेशन आपको करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका एक ID एंड पासवर्ड जनरेट होगा एंड देन आप उससे लॉग इन करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू फिल योर फॉर्म। आफ्टर दैट हमारे पास इसमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जानने के लिए वो है ये कि एप्लीकेशन फीस कितनी होने वाली है। तो एप्लीकेशन फीस में अनरिजर्व, OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS कैंडिडेट के लिए 1500 रुपीज प्लस GST की एप्लीकेशन फीस यहाँ पे प्रेजेंट है। देन हमारे पास क्या है, SC/ST, PWBD और वुमेन कैंडिडेट को टोटल 1000 रुपीज प्लस GST की फीस पे करनी होगी। तो फीस तो अच्छी खासी है, आई वुड नॉट से कि बहुत कम फीस है, तो फीस अच्छी खासी है, बट पोजीशन अच्छी है, नॉन टेक्निकल स्टाफ की पोजीशन है। एक बार हो जाता है तो इट इज लाइक द लाइफ लॉन्ग के लिए आप सेटल हो जाते हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छा होती है कि आप लाइफ में और कितना ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप आगे भी तैयारी हमेशा कर सकते हैं, ऐसा कोई यहाँ पे आपको
रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अदर कंडीशंस के बाद में यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसका पूरा सिलेबस जो एनआईटी वारंगल की वेबसाइट है वहाँ पे प्रेजेंट है, वो मैं ओपन अप करके आपको दिखा दूंगी कि हर सब्जेक्ट का हर पोस्ट वाइज वहाँ पे सिलेबस प्रेजेंट है। आपको उसके हिसाब से ही तैयारी करनी है। लेट अस जस्ट चेक द सिलेबस एंड एंड दिस वीडियो। ओके, दिस इज द वेबसाइट ऑफ एनआईटी वारंगल। इसमें स्टाफ रिक्रूटमेंट का पेज मैंने ओपन अप किया है। आप गूगल पे सर्च करेंगे एनआईटी वारंगल करियर्स, तो वहां पे आप नॉन अकेडमिक स्टाफ पे क्लिक करेंगे, यू आर गोइंग टू कम ऑन टू दिस पेज। अगर आपको ऐसे ट्रेवल करके आना है, अगर आपको नॉर्मल डायरेक्ट इस पेज को क्लिक करना है, तो यू विल हैव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड एक्सेस दैट लिंक। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो था डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो कि हमने अभी चेक किया है, एंड ये है आपका पैटर्न ऑफ द सिलेबस। ठीक है, तो इस पैटर्न ऑफ सिलेबस पे हम क्लिक करेंगे एंड आई वुड जस्ट ट्राई कि मैं पीडीएफ का लिंक ही वहां पे आपको प्रोवाइड करा दूं। देन वी विल सी कि क्या पैटर्न ऑफ सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो ये देखिए पोस्ट वाइज पैटर्न ऑफ सिलेबस यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि हम सुपरिंटेंडेंट के लिए फॉर्म फिल करें, पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि किस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने वाले। तो इसमें क्या होगा, आपका स्टेज 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका क्या क्या आएगा, ये आएगा स्क्रीनिंग टेस्ट में ABCD 5 सेक्शन आने वाले हैं। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, देन जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, then quantitative aptitude, English comprehension and then domain knowledge। 100 questions, marks 200, 2 घंटे का टाइम। इसको जो लोग क्वालिफाई करेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की, ठीक है, वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे एंड वो जाएंगे स्टेज 2 में। स्टेज 2 आपका होगा डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, इसमें आपको ये देख के जाना है कि हम नोटिंग कैसे करते हैं। सो इस पीडीएफ से आप अपना अपना सिलेबस चेक कर लेंगे एंड सिलेबस चेक करके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, जरूर अपनी मेहनत कीजिएगा। ठीक है, रेस्ट इज डेस्टिनी, यू जस्ट डू योर हार्ड वर्क, अप्लाई कीजिएगा। एंड ऐसे ही और भी बहुत सारी वैकेंसीज है, उसके साथ में नई वीडियो में मिलूंगी मैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।